नमस्कार। दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। और चलिए इस बुलेटिन में आपको बताते हैं कौन सी है वो 5 बड़ी खबरें जिनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां संभल हिंसा को लेकर योगी सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई तीसरी बड़ी खबर, जहां शिंदे या फडणवीस की मुख्यमंत्री बनने पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। रिजल्ट के बाद भी अभी तक ऐलान नहीं हुआ है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। चौथी बड़ी खबर झारखंड से जुड़ी हुई है, जहां पर झारखंड में स्थिति क्लियर है। नई सरकार का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां 3 रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। कौन सी है ये रेल परियोजना, ये भी आपको बताएंगे। और चलिए अब बात करेंगे पहली बड़ी खबर की, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के संगठन चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी ने महासचिव सुनील बंसल को बंगाल और विनोद तावड़े को बिहार और यूपी का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रदेश इकाई के समन्वय के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है, जहां श्रीकांत शर्मा हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। सुनील बंसल पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, हरियाणा के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही शिव प्रकाश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। अरुण सिंह की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली की पर्यवेक्षक उनको नियुक्त किया गया है। ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। राधा मोहन दास को राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तरुण चुग केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इसके साथ ही कर्नाटक, लक्षद्वीप के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। ये जो तमाम पर्यवेक्षक है, देखेंगे कि किस तरीके से संगठन चुनाव होने हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। विनोद तावड़े को बिहार और पर्यवेक्षक बनाया गया, जिम्मेदारी दी गई है। श्रीकांत शर्मा हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। तो आपको बता दें कि अब जो है संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी सक्रिय हो चुकी है और जल्द से जल्द संगठन चुनाव हो, इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अलग अलग राज्यों में किस हिसाब से संगठन चुनाव होने हैं, इसको लेकर अब तैयारियों को धार दिया जा रहा है और इसी के लिए जेपी नड्डा ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। ये जो तमाम पर्यवेक्षक हैं, राज्यों के हिसाब से देखेंगे कि किस तरीके से संगठन के चुनाव कराना है। तो हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव संपन्न होने के बाद अब बीजेपी का फोकस संगठन चुनाव पर है और संगठन चुनाव को लेकर अब तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हालांकि कब संगठन चुनाव होंगे, तारीखों का ऐलान भी जल्द हो जाएगा। ये जो तमाम पर्यवेक्षक हैं, राज्यों में जाएंगे, राज्यों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, वहां पर क्या स्थिति है इसका आकलन करेंगे और उसके बाद संगठन चुनाव को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो पहले ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र और झारखंड में पार्टी बिजी है, यहाँ पर चुनाव प्रचार हो रहा था और चुनाव हुए। चुनाव संपन्न होने के बाद अब संगठन चुनाव को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं अलग अलग राज्यों के लिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता इरफान खान लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव संपन्न होने के बाद अब संगठन चुनाव पर जोर है पार्टी का। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, किस किस को क्या जिम्मेदारी दी गई है और क्या लग रहा है अलग अलग राज्यों में कब हो सकते हैं संगठन चुनाव? जी हाँ, प्रशंसा, देश के कई राज्यों में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन अभी कुछ राज्यों में चुनाव बाकी है, जिसको लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करें तो उन्होंने जो है चुनाव पर्यवेक्षण नियुक्ति की है। संगठन चुनाव समिति की एक नियुक्ति की है, जिसमें कई नाम शामिल है। देखा जा रहा है पार्टी में कई बदलाव लगातार संगठन समिति में किए जा रहे हैं, क्योंकि देश के कई राज्यों में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें बात करें विनोद तावड़े और श्रीकांत शर्मा के अलावा सुनील बंसल के भी नाम शामिल हैं। इसको लेकर संगठन अलग अलग राज्यों में, जिन राज्यों में भी चुनाव संपन्न होना बाकी है, उन राज्यों में जाकर नेताओं से बैठक करेगी और चुनाव समिति जो है वो चुनाव को लेकर कई योजनाएं भी बनाएगी। इसको लेकर अब बीजेपी सक्रिय नजर आ रही है। जिस तरह चुनाव समिति संगठन की जो नियुक्ति की गई है, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। जो राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, अभी महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हुआ है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी चुनाव संपन्न हुआ है, इसके अलावा
कई राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं, अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव बाकी है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव भी नजदीकी है। इसको लेकर अब बीजेपी सतर्क नजर आ रही है और संगठन समिति की जो नियुक्ति की है, इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। जिस तरह की बैठकें की जाएंगी, चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, चुनाव में आगे क्या रणनीति होगी, ये सब कुछ तय किया जाएगा। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए इरफान। और चलिए आगे बढ़ते अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां संभल में जामा मस्जिद सर्वे को लेकर भड़की हिंसा के खिलाफ अब योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। हिंसा के पत्थरबाजों और उपद्रवियों पर योगी सरकार नए अध्यादेश के तहत कार्रवाई करने जा रही है। उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर अब लगाए जाएंगे। साथ ही हिंसा के दौरान प्राइवेट और सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान की वसूली भी की जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार उपद्रवियों के ऊपर इनाम भी घोषित कर सकती है। अब तक आपको बता दें कि पुलिस ने 21 आरोपियों के पोस्टर जारी किए हैं, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक अभी तक 100 उपद्रवियों की शिनाख्त हो चुकी है। यूपी सरकार पहले से ही उपद्रवियों और अपराधियों के खिलाफ नुकसान की वसूली और पोस्टर का अध्यादेश जारी कर चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि संभल में जामा मस्जिद का सर्वे कराया जा रहा था और उसी दौरान जो भीड़ है वो इकट्ठा हो गई थी, पुलिस पर पथराव कर दिया था और हिंसा काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इस पूरे मामले में 4 युवकों की मौत हो गई थी। इसके बाद अब सरकार का कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। आरोपियों के पोस्टर सार्वजनिक किए जा रहे हैं और उनकी पहचान करने में लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस जुटी हुई है। तो संभल हिंसा को लेकर योगी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर इस तरीके से किसी ने भी हिंसा की है, पत्थरबाजों की खैर नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में अब सरकार है। तो हालांकि 100 से ज्यादा लोगों की पहचान हो चुकी है जो कि इस हिंसा में शामिल थे, जिन्होंने पुलिस की टीम पर पथराव किया था। लेकिन और भी कई लोग थे जो कि इस हिंसा में शामिल थे, उन सभी की पहचान अब की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रहे हैं और उसके तहत पहचान करके जो आरोपी हैं उनके पोस्टर सार्वजनिक किए जा रहे हैं। तो संभल में जो हिंसा हुई थी, जामा मस्जिद में सर्वे करने के लिए टीम पहुंची हुई थी। उसी दौरान जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वे इकट्ठे हो गए थे। भारी संख्या में पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया था। पत्थरबाजी कर सर्वे रोकने की मांग वो कर रहे थे। हालांकि ये जो हिंसा और बवाल है काफी ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा था, पुलिस ने भी मोर्चा संभाला था। लेकिन इस पूरी हिंसा में, इस पूरे मामले में 4 युवकों की मौत हो गई थी। इसके बाद सरकार ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और साफ तौर पर अब सरकार का कहना है कि जो भी इस हिंसा में शामिल है उसे छोड़ा नहीं जाएगा और उपद्रवियों की पोस्टर अब सार्वजनिक स्थान पर लगाए जाएंगे। तो अब तक 21 उपद्रवियों के पोस्टर जारी हो चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि कई और लोगों की पहचान अब की जा रही है जो इस हिंसा में शामिल थे, उनके भी पोस्टर जारी किए जाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। तीसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, जहां महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन सीएम फेस को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। महायुति की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस चल रहा है। महायुति गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शामिल है। तो जाहिर है कि सीएम भी कोई इन्हीं में से एक बनेगा। वैसे इस वक्त सीएम पद के 2 दावेदार हैं, बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के एकनाथ शिंदे। ऐसे में मुख्यमंत्री के नाम पर फाइनल मोहर लगाने में अजीत पवार सीएम मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। महायुति की कुल 235 सीटों में से बीजेपी ने, आपको बता दें कि 132, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इन चुनावी आंकड़ों को देखें तो बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बिना सरकार नहीं बना सकती। उधर शिवसेना और एनसीपी भी मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों मिलकर सिर्फ 98 सीटों का आंकड़ा ही जोड़ पाएंगे। हालांकि अजीत पवार अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि अगर देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं तो उनको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। मुंबई से ब्यूरो चीफ संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, रिजल्ट आए हुए 3 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या लग रहा है, कहाँ पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? आ चुका है। महायुति को जो है भारी मतों से जो है वो वोट मिले हैं और ज्यादा उनके विधायक जो है वो चुन के आए हैं। अब मुख्यमंत्री को लेकर जो है देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है वो केंद्र से जाहिर हुआ है, पर अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के दौर में जो है एकनाथ शिंदे भी है और अजित पवार के गुट के कई नेता भी है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया दिया जाएगा। मगर ये भी सामने आया है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर जो है वो देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है वो चुना है। मगर अभी ये जो है फॉर्मूला
जो अभी तक तय नहीं हुआ है, ताकि गृह मंत्री पद भी जो है वो देवेंद्र फडणवीस को दिया जा सकता है, मगर अभी तक जो है वो तय किए नहीं। बीजेपी से भी और इससे भी आया नहीं है। शिवसेना की ओर से जो है एकनाथ शिंदे को जो है वो मुख्यमंत्री पद देने की मांग जो लगातार हो रही है। उसके बाद जो है एक अजित पवार जो है उनके भी उनसे उनके गुट से जो है वो उनको मुख्यमंत्री पद देने की मांग हो रही है, पर अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है। सुनने में यही आया है कि सूत्रों के अनुसार जो है वो गृह मंत्री पद और मुख्यमंत्री पद जो वो देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा, क्योंकि उनके कुल मिलाकर सीटें जो है वो 132 सीटें हैं। और बीजेपी का अगर देखी जाए तो विधायक जो है वो भारी मतों से चुन कर आए हैं। और उसके बाद जो है शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे का गुट है उनको 57 सीटें हासिल हुई है। और देखा जाए तो अजित पवार की जो एनसीपी है उनको जो है वो 41 सीटें जीत कर आई है। और पहले ये भी तय हुआ था कि जिनकी ज्यादा सीटें होगी उसका ही मुख्यमंत्री बनेगा। और आपने देखा रहेगा 2019 में भी ऐसे ही लगातार हुआ था कि एकनाथ शिंदे को जो है वो पार्टी छोड़ने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। अभी लाडली बहन योजना हो या चुनाव प्रचार हो, ये एकनाथ शिंदे ने किया है। ऐसा भी एकनाथ शिंदे के गुट से जो है वो हर एक नेता जो है विधायक जो चुन के आए हैं उनके मुंह से आ रहा है। मगर अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होगा, ये कुछ ही दिनों में बिल्कुल जो है संदीप, वो लेकिन तय हो सहयोगियों जाएगा। को भी साथ लेकर चलना है बीजेपी को। ऐसे में अजीत पवार जो है अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ हमने देखा था चर्चाएं ये भी थी कि 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर भी चर्चा हो रही थी। क्या इस पर बात नहीं बनी, या फिर कोई और फॉर्मूला जो है आलाकमान अब तय करेगा, उसके हिसाब से ही सीएम फेस सामने आएगा? जी बिल्कुल, फार्मूले तो बहुत सामने आए थे। एक तो 2.5 साल के जो फार्मूला था वो सामने आया था। 2-1-2 ऐसा भी सामने आया था। 2 साल मुख्यमंत्री पद जो है वो शिवसेना के पक्ष में रहेगा, 2 साल जो है वो बीजेपी के पक्ष में रहेगा और 1 साल जो है वो एनसीपी के पक्ष में रहेगा। और तीसरा जो फार्मूला तय हुआ था कि 2.5 साल का भी फार्मूला सामने आया था। मगर जो फार्मूले है वो कहने से जो पार्टी चुनाव के पार्टी में जो पक्ष जो श्रेष्ठ है उनके तरफ से जो है ये कोई फॉर्मूला तय हुआ नहीं है। हमने कोई फॉर्मूला तय नहीं किया है। बस इतना ही बाकी है कि पालक मंत्री चुने जाने के बाद जो है वो मुख्यमंत्री का जो पद का जो शपथ विधि कार्यक्रम है वो लिया जाएगा। और हमारी ओर से जो है अभी मीटिंग रहेगी, तीनों पार्टियों की मीटिंग रहेगी। बीजेपी के जो पक्ष निरीक्षक है वो मुंबई में आएंगे और उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री का फैसला सुनाएंगे और इसके बाद जो है शपथ ग्रहण का विधि पार पड़ेगा। बिल्कुल, बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। ये पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, विधायकों से रायशुमारी करेंगे, उसके बाद सीएम फेस तय होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए संदीप। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की, जहां झारखंड में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को अकेले रांची के मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायकों की शपथ के बाद मंत्रिमंडल की भी शपथ होगी। दरअसल आपको बता दें कि अब तक सरकार में शामिल होने पर फैसला नहीं हुआ है कि इसके लिए 29 नवंबर को बैठक बुलाई गई है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। हालांकि कितने मंत्री बनेंगे इसको लेकर भी फैसला होगा। हालांकि हेमंत के अकेले शपथ लेने का कारण माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के साथ सोमवार रात वो दिल्ली गए थे, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी। मंगलवार को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात भी की थी। बताया जा रहा है कि सोरेन कांग्रेस कोटे के मंत्रियों और विभाग पर बात करने के लिए गए हुए थे। इसके बाद खबर आई कि हेमंत सोरेन अकेले सीएम पद की शपथ लेंगे। माना यह गया कि जो मंत्रियों का कोटा तय होना था कि किस पार्टी से कितने मंत्री होंगे, ये तय नहीं हो पाया। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं अब शुरू हो चुकी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। संवाददाता प्रमोद कुमार राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, पहले ये कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन के साथ कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। अब रांची में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। राज तिलक की क्या कुछ तैयारियां हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है इस दौरान शक्ति प्रदर्शन कर सकता है। तमाम बड़े नेता इंडिया गठबंधन के मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह में।
जी, प्रशंसा बताना चाहेंगे कि जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं हेमंत सोरेन जी, वो कल 28 नवंबर को अकेले ही रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सबसे पहले ये दरअसल बताया ये जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है सीपीआई यानी माले, वो अभी तक सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल होने का फैसला नहीं कर पाया है, जो कि एक मुख्य कारण माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अकेले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं झारखंड की जो नई सरकार जो शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पंजाब के सीएम भगवंत मान, तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का आना तय माना जा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन जो है वो झारखंड में उसी ने ऑक्सीजन देने का काम किया है और ऐसे में गठबंधन अपनी पूरी ताकत के लिए रांची में जमा हो रहा है। बिल्कुल, हालांकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं तैयारियां वहां पर की जा रही हैं, लेकिन क्या हुआ, क्या बात नहीं बन पाई? जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, कांग्रेस कोटे के कितने मंत्री होंगे, जेएमएम कोटे के कितने मंत्री होंगे, क्या इस पर बात नहीं बन पाई? क्योंकि देखा था हमने दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे हेमंत सोरेन, वहां पर वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी की थी। जी, चूंकि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली पहुंचे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात की थी और जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की थी। लेकिन चूंकि जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए प्रमोद। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पांचवी बड़ी खबर की, जहां केंद्रीय कैबिनेट ने 3 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के 7 जिलों को फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश में खंडवा, इसके साथ ही भूसावल रेल रूट पर 131 किलोमीटर तक तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय की इन 3 परियोजनाओं की कुल लागत 7,927 करोड़ रुपए है। रेल परियोजना को मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल लाइन के विस्तार से मध्य प्रदेश के नागरिकों और यहां आने वाले यात्रियों के लिए आवागमन सुगम होगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, लगातार हम देख रहे हैं रेल कनेक्टिविटी को विस्तार देने की कोशिश की जा रही है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 4 जिले जुड़ेंगे, उज्जैन भी जुड़ेगा। कितना लाभ इससे होगा मध्य प्रदेश वासियों को? केंद्रीय रेल मंत्रालय ने 3 रेल परियोजनाओं को पास किया है, जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के 7 जिले शामिल है। इनमें मध्य प्रदेश के भी जिले शामिल है। खंडवा भुसावल ये परियोजना है, रेल लाइन है और इसमें 7,927 करोड़ का पूरा ये प्रोजेक्ट है। लगभग 131 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन है। और जहां तक बात करें तो देश भर में जो रेलवे लाइन है इस परियोजना के उससे जुड़ने से 839 किलोमीटर रेलवे लाइन की मतलब दूरी किलोमीटर और बढ़ेंगे। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के कई जिले इससे जुड़ रहे हैं, जिनमें कि सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा होगा तो टूरिस्ट को फ़ायदा होगा। और मध्य प्रदेश सरकार भी चाह रही है कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म बढ़े, मेडिकल टूरिज्म बढ़े और हिस्टोरिकल टूरिज्म बढ़े। इसके लिए सबसे बड़े जो फ़ायदा होगा वो खजुराहो को होगा। खजुराहो न केवल देश भर में बल्कि वर्ल्ड फेम है। इसके अलावा अजंता एलोरा की गुफाओं तक आसानी से पर्यटक पहुँच पाएंगे। बुरहानपुर के असीरगढ़ किले तक पर्यटक पहुंच पाएंगे। इन्हें कुल मिला के देखा जाए तो रेल परियोजना को जो केंद्रीय रेल मंत्रालय में मंजूरी दी है उसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश को अगर फायदा होगा तो वो टूरिज्म यानी पर्यटन के क्षेत्र में होगा। बिल्कुल, टूरिज्म और पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा इस रेल परियोजना के जरिए, क्योंकि रेल परियोजना की सौगात मिलेगी तो ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है आ सकेंगे मध्य प्रदेश। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, अनुरुद्ध। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।